सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। कल मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे कि आपको फ्लो और स्टॉक वेरिएबल को फाइंड आउट करना था। उन्हीं क्वेश्चंस को हम दोबारा से देख लेते हैं। आपके जो भी आपने फाइंड आउट किया है उसके अकॉर्डिंग आप उसे मैच करिएगा, और जितने भी करेक्ट हो, आई थिंक ये टोटल 15 है, 15 में से जितने करेक्ट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं। ओके, तो इन्वेंट्री हमारा क्या है? फर्स्टली हमारा स्टॉक है। इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है कि जो चीज आपने प्रोडक्शन करी थी उसमें से आपकी जितनी चीजें नहीं बेच पाए आप, दैट इज इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा एक स्टॉक वेरिएबल है। क्लियर? ये हमारा स्टॉक वेरिएबल है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजिंग कर रहे हैं आप, यानी कि आप कुछ खरीद रहे हैं पैसा देकर, तो ये एक फ्लो वेरिएबल हुआ। ये इन्वेंट्री को इंक्रीज कर रहा है आपका। ठीक है। एम्प्लॉयज, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी पर्सन है वो सारे एम्प्लॉयज होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर फिक्स रहेंगे, इसलिए इसको स्टॉक बोला जाता है। न्यू हायरिंग्स, मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो वो हायरिंग्स का मतलब क्या है कि उनका इंटरव्यू चल रहा है, उनका क्या बोलते हैं ना, हायरिंग्स उनकी चल रही है, तो दैट इज ऑल्सो फ्लो। पॉपुलेशन क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितनी जनता अवेलेबल है कंट्री में। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, इट इज ऑल्सो स्टॉक। नेट इनकम, ये फ्लो है, क्योंकि एक हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप क्या कर रहे हो, तो कुछ अर्निंग कर रहे होते हो आप, कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हो आप, तो ये क्या है? आपका हर एक सेकंड में आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है, तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी? फ्लो वेरिएबल हो जाएगी। एसेट, मतलब आपका एसेट है, आपके पास कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, कितना सोना, कितना बॉन्ड, कितना शेयर है, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर काउंट किया जाता है कि आपका कितना है, इसलिए स्टॉक है। कैश क्या है? कैश भी एक स्टॉक है, बट अगर कैश फ्लो होता है यहाँ पर, कैश ना होकर कैश फ्लो होता, तो ये एक फ्लो वेरिएबल हो जाता। होप इट इज क्लियर। मोरल क्या है? किसी भी जो भी पर्सन है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, और आज उसका मूड कैसा है, कल उसका मूड कैसा है, तो उसका उसका मोरल कैसा है। ठीक है, ये भी एक स्टॉक वेरिएबल है। ले ऑफ, मतलब कह सकते हो आप काइंड ऑफ फायरिंग, मतलब जॉब से निकाल दिया। ठीक है, जैसे हायरिंग हर एक क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम पर होती है, उसी तरीके से आपकी फायरिंग की ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम होती है, इसलिए ये भी एक फ्लो है। ठीक है, यहाँ मैं इसे फायरिंग लिख देती हूँ। फायरिंग मतलब नॉट दैट शूटिंग फायरिंग, इसका मतलब है फायरिंग का कि जॉब से निकालने वाली जो चीज होती है, प्रक्रिया, टर्मिनेशन यू कैन से। ऑर्डर दैट आर नॉट शिप्ड, जो ऑर्डर आया, ठीक है, ऑर्डर शिफ्ट नहीं हो पाया, तो क्या होगा? ऑर्डर आया, ऑर्डर शिफ्ट नहीं हुआ, वापस वो इन्वेंट्री में चला गया, फिर कोई दूसरा ऑर्डर है, तो ये क्या है? फ्लो है, ये बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, इसलिए इसको फ्लो वेरिएबल बोला जाएगा। डेट रीपेमेंट क्या है? जो भी आपने कर्जा ले रखा था उसका पे करना, तो यानी हर, आपने मान लो आज कोई किसी से उधारी ली है, तो हर एक क्षण आप उसके क्या है? कर्जदार है, तो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उसका कर्जा बढ़ता चला जा रहा है यहाँ पर, इसलिए फ्लो वेरिएबल है। कैपिटल, जैसे मशीनरी इक्विपमेंट, ये स्टॉक है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। सेविंग भी क्या? अगर हमारी इनकम जो है वो फ्लो है, तो हमारी सेविंग भी फ्लो होगी, क्योंकि दोनों इनकम का ही तो पार्ट है। ठीक है। एंड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी क्या है? ये आपकी इनकम है, तो जब मैंने यहाँ पर ऊपर बताया नेट इनकम फ्लो है, तो जीडीपी भी आपकी इनकम है। ठीक है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, बस इतना ही फर्क है, तो ये क्या है? ये भी आपका फ्लो है। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट आप करिए कि कितने आपके करेक्ट हैं। आपको 15 on 15 मिले हैं, जितने भी मिले हैं आप कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली उसको टाइप करके मुझे बताइए। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, डोमेस्टिक टेरिटरी। ये हम नेशनल इनकम का ही दूसरा फेज लेकर आए, दूसरा चैप्टर आप कह सकते हो, ये दूसरा टॉपिक है उसका। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? अब देखो, डोमेस्टिक से आप मतलब समझ रहे हो ना, घरेलू, है ना। टेरिटरी मतलब क्षेत्र। अब जो भी, अब इकोनॉमिक साइंस में हम क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं, तो इसको इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोला जाता है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक पर्पज से कर रहे हैं। ठीक। अब जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हमारी कंट्री में हो रही हो, ठीक है, या दूसरी कंट्री में हो रही हो, लेकिन वो हमारे में हो रही हो, तो डोमेस्टिक यानी इंडिया की टेरिटरी का पार्ट होना चाहिए। और अगर बाहर हो रही है तो भी वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट होना चाहिए। अब आप कहोगे कि इंडिया में हो रही है तो समझ में आ रहा है कि इंडिया की टेरिटरी है, बट बाहर होगी तो वो इंडिया की टेरिटरी कैसा हो गया? कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखो, कुछ, हर एक कंट्री में, हर एक कंट्री जो होती है उसकी कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर वो दूसरी कंट्री की वहां पर ओनरशिप होती है। जैसे, एक सबसे पहले मैं यहाँ पर देखो आपका लिखा हुआ है, सबसे पहले जो मैं आपको समझाती हूँ वो ये, एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। जैसे एग्जाम्पल सिर्फ एम्बेसी का ले लो, कंसल्टेंट्स आप समझ जाओगे वही चीज है, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। जैसे मान लो कि ये इंडिया है,
ठीक है। ठीक, मान लो ये इंडियन टेरिटरी है, इंडिया है, तो इंडिया में तो आपको पता है कि बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, तो गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो तो आपको पता है कि इंडिया की टेरिटरी का ही पार्ट होगा। बट अगर हम यहाँ पर, ये यूएस है हमारा, यूएसए, यूएसए में एक जगह है, ठीक है, जिसे इंडियन एम्बेसी बोला जाता है, इंडियन एम्बेसी। तो जो ये एम्बेसी है ना, इसका इतना एरिया, पूरे यूएस में तो यूएस के रूल्स रेगुलेशंस और जितना भी सारी एक्टिविटी है वो उसके हिसाब से चलेंगी, यूएस की इकोनॉमिक कल्चर के हिसाब से, ठीक है, बट इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चर के हिसाब से। लेकिन जो इतने टेरिटरी जो मैंने स्पेसिफाई करी है ना, ये इंडिया की टेरिटरी बोली जाएगी। यहाँ पर कोई रूल हो, कोई रेगुलेशन हो, कोई भी चीज पास होनी हो, कैसी भी चीज हो, वो इंडिया के हिसाब से चलेगी, ना कि यूएस के हिसाब से चलेगी। इसीलिए, क्योंकि ये इंडिया के हिसाब से चलती है, इसीलिए इसको बोला जाता है इंडियन टेरिटरी का पार्ट। इसीलिए मैंने क्या लिखा है डेफिनेशन में, देखो, a country's national and domestic income is calculated keeping in mind the production activity are done within or outside the domestic territory of a country। यानी कि देश के अंदर भी प्रोडक्शन किया जा रहा हो और देश के बाहर भी। अब देश के बाहर का सारा प्रोडक्शन टेरिटरी में नहीं आएगा, सिर्फ वो आएगा जो इंडिया की टेरिटरी में होता है, जैसे कि एम्बेसीज हो गई आपकी, कंसल्टेंट्स हो गए आपकी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो गई, ये सारी चीज। ओके, और क्या चीज आती है, जैसे कि शिप एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। एक एग्जांपल देखो, कि जैसे इंडियन एयरलाइंस है, ठीक है, इंडियन एयरलाइन है, और वो इंडिया से जापान की तरफ जा रही है, जापान टू इंडिया, इंडिया टू जापान चलती है, बट वो है किस, कहाँ की एयरलाइन, इंडिया की। तो वो हमारी, क्योंकि हमारा बंदा चला रहा है, हमारी इंडिया के थ्रू वो क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी करी जा रही है, इसलिए वो जो आएगा वो हमारी इंडिया की टेरिटरी में आ जाएगा, ठीक है। अब सबके हिसाब से यही चीज अप्लाई होती है, लेकिन क्योंकि वी आर इंडियंस, इसलिए मैं बार बार इंडियन को कंसिडर करके ये सारी चीजें बता रही हूँ। ओके, अब ऐसा भी होता है कि माना एयरलाइन इंडिया की है, बट वो सिंगापुर टू जापान जाती है, जापान टू सिंगापुर आती है, बट एयरलाइन कहाँ की है, इंडिया की है। तो भले वो हमारे देश से कनेक्ट ना हो, कहीं से कहीं भी हम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो क्योंकि हमारा प्लेन है ना, हमारी शिप है, इसलिए वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। क्लियर। वैसे ही फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल रिग्स आर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय अ residents of a country in the international waterways where they have exclusive rights of operation। इसका क्या मतलब हुआ, कि जैसे इंडिया है, ठीक है, और इंटरनेशनल जितने भी क्या बोलते हैं वाटर बॉडीज हैं, इंडिया है, और जो भी इंटरनेशनल वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, वहां पर इंडिया गया अपना शिप लेके, यहाँ पर वो फिशिंग कर रहा है या कोई भी आप वाटर एक्टिविटी कर रहा है वो, ठीक है, माइनिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ भी कर रहा है, तो वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, इंडिया की प्रोडक्शन एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। और अगर यूएस आके इसी इंटरनेशनल पे करने लग जाए तो वो यूएस का माना जाएगा। लेकिन अगर हम लोग अपना शिप लेकर गए हैं, हमारा इंडिया का पर्सन कोई जाके वहां प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है, हालांकि यहाँ पर इंटरनेशनल बॉडीज में भी एक स्पेसिफिक एरिया डिवाइड होता है, लेकिन आपको इतना नहीं डीप जाना है और कितना स्पेसिफिक एरिया है, आपको ये देखना है कि वो स्पेसिफिक एरिया में हम अपना सामान लेकर जा रहे हो, प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ये तो हुआ कि इंक्लूड क्या क्या है। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्सक्लूड होंगी, ठीक है, इंक्लूड नहीं करी जाएगी। अब वही आप देखो ना, कि जैसे इंडिया, यूएस की, यूएस में जो एम्बेसी इंडिया की है, तो वो इंडिया की टेरिटरी हुई, तो उसी तरीके से इंडिया में तो यूएस की टेरिटरी होगी, तो वो हमारा पार्ट नहीं है, वो यूएस का पार्ट रहेगा। क्लियर। उसी तरीके से हमारी कंसल्टेंट्स जो है वो यूएस में होंगी, तो यूएस की भी तो हमारे यहाँ पर होंगी, तो वो हमारा पार्ट नहीं होगा, उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और आपकी, जैसे आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपकी जो भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिया में आके अगर अपना ऑफिस बनाती है, तो यहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन इंडिया का नहीं चलता है, यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का चलेगा, जो भी रूल चलेगा। तो ये वाला हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं रहेगा, इसलिए इसे हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे, अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, रेजिडेंट मतलब क्या होता है, निवासी। अब नॉर्मल क्यों बोला गया है इसको, देखो, कि वो यहाँ पर लीगली यहाँ का नहीं होता है, वो जन्म उसने यहाँ नहीं लिया होता है, ठीक है, लेकिन उसको 1 साल से ज्यादा हो गया है यहाँ पर रहते रहते, और वो यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है। कैसी,
यहाँ पर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ना वो यहाँ जनरेट कर रहा है। जैसे कमा यहाँ रहा है, अर्निंग इधर कर रहा है, खर्च भी यही कर रहा है, स्पेंडिंग यहाँ कर रहा है, और सेविंग्स भी यही कर रहा है। ये सारा काम वो यही कर रहा है, इसलिए क्या बोल रहा है, रेजिडेंट सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी इकोनॉमिकली वो सारा काम यही कर रहा है, यही अर्निंग करेगा। जैसे हम एग्जाम्पल लें यहाँ पर, अदनान सामी, अदनान है या अदनाम है, अदनान सामी, ठीक है। ये हुआ क्या बोलते हैं एग्जाम्पल किसका, नॉर्मल रेजिडेंट का। यहीं रह रहा है वो, यहीं पर अर्निंग कर रहा है, यहीं कमा रहा है, यहीं खा रहा है, यहीं पर बचत भी कर रहा है, सेविंग्स भी कर रहा है, एक्यूमुलेशन कर रहा है। तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाएगा। क्योंकि उसकी बर्थ यहाँ नहीं हुई है, इसलिए वो यहाँ का सिटीजन नहीं है, नॉर्मल रेजिडेंट है, ये ध्यान रखिए। क्लियर। अब आ जाओ, सिटीजन क्या होता है। सिटीजन आपको पता है कि भाई उसने यहाँ पर क्या किया हो, उसने यहाँ पर जन्म लिया हो, ठीक है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर बना हुआ हो, तो बस वो आपका लीगल हो जाता है। ठीक है, बाकी जब रह तो वो यहीं रहा है, बट जन्म यहाँ लेना जरूरी है उसका लीगली, यहाँ पर उसके फोर फादर्स यहीं के हो, तो इस तरीके से उसको सिटीजन बोला जाता है। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट पर, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप नेशनल इनकम सॉल्व करेंगे ना, तो अगर पता नहीं है ट्रांसफर इनकम तो आप इंक्लूड कर लेंगे उसको। तो ये पता होना जरूरी है कि फैक्टर और ट्रांसफर इनकम होता क्या है। सबसे पोस्ट में मैंने क्या बताया था कि हमारे फोर फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चार की मदद से ही कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करी जाती है, और इस प्रोडक्शन के बदले उनको क्या, इनका रेम्यूनरेशन मिलता है, इनकी सैलरी मिलती है, इनकी इनकम मिलती है। तो ये काम करने के बदले मिल रही है ना इनको इनकम, इसलिए इसको फैक्टर इनकम बोला जाता है। तो ये चीज इसीलिए बाइलेटरल होती है कि आपने सर्विस दी, उसके बदले में आपको पैसा मिला, इसलिए बाइलेटरल कॉन्सेप्ट है। इस ये जो बी आई होता है ना, बी बाय, इसका मतलब होता है टू, यानी टू साइडेड कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ ध्यान रखनी है कि इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ओके, ट्रांसफर इनकम क्या है। ट्रांसफर इनकम वो है जो बिना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी के आपको मिल जाती है। आपने कोई काम नहीं कर रखा है, बट आपको मिल गई है। कैसे, जैसे स्कॉलरशिप, पेंशन, ठीक है, गिफ्ट, एटसेट्रा। इनमें आपने क्या किया, कुछ नहीं किया। स्कॉलरशिप में कोई काम कर रहे थे आप, नहीं, आप पढ़ाई कर रहे थे, बस आपको स्कॉलरशिप मिल गई, आपको लेनी थी तो। पेंशन में क्या कर रहे हो, एक सर्विस करी थी, लेकिन उसके बाद में आपको पैसा मिल रहा है अब बिना सर्विस प्रोवाइड करे। ठीक है, और गिफ्ट है ना, डोनेशन, ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है आपका, ट्रांसफर पेमेंट। यानी आपने कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन आपको पैसा मिल गया। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिलेटरल, यानी वन साइडेड। यानी कि बिना काम करके सिर्फ आप पैसा ले रहे हो, तो ये वन साइडेड पेमेंट होता है। इसीलिए इसको, क्योंकि आपके नेशनल इनकम में हमेशा वो चीज काउंट की जाती है जो आपने मेहनत करके कमाई होती है, प्रोडक्शन एक्टिविटी से कमाई होती है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं एक बात कहूँ ना, कि फिजूल का जो आपने बिना काम किया आपको कहीं से पैसा मिल रहा है ना, वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में नेशनल इनकम में काउंट नहीं करता। नेशनल इनकम नहीं बोलता, भाई पहले कमाओ फिर इसके बाद में इंक्लूड किया जाएगा आपको। तो इसलिए ट्रांसफर इनकम काउंट नहीं होती है, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, रिसीव्ड ईदर द डोमेस्टिक टेरिटरी और फ्रॉम अब्रॉड। और ये आपका देश के अंदर से भी मिल सकता है, गिफ्ट विफ्ट है, स्कॉलरशिप है, पेंशन है, कंट्री के अंदर से भी प्रोवाइड हो सकता है आपको। और मान लीजिए किसी के फादर बाहर रहते हैं, तो वो बाहर से भेज रहे हैं, रेमिटेंसेस जिसे बोला जाता है ना, रेमिटेंसेस। बाहर से पापा को काम कर रहे हैं, उधर से पैसा इधर भेज रहे हैं, तो वो रेमिटेंस हो जाएगा, ये भी वन साइडेड पेमेंट होता है। क्लियर, फैक्टर और ट्रांसफर पेमेंट आ गया आपको समझ में, मुझे ऐसा लगता है। अब आते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, देखो, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो आपके कंजप्शन के लिए यूज होते हैं, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होते हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ईदर यूज फॉर कंजप्शन पर्पस और फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब कैसे, वही चीज आपकी कंजप्शन के लिए भी हो सकती है, और वही चीज आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है, ए पर्सन ने मोबाइल खरीदा, और बी पर्सन ने भी क्या खरीदा, एक मोबाइल खरीदा। ठीक है, ए पर्सन ने जो मोबाइल खरीदा है, वो सिर्फ क्या करता है मोबाइल से, कॉलिंग करता है, ठीक है, सोशल मीडिया को बस देखता रहता है, स्क्रॉलिंग इन शॉर्ट करता रहता है, ठीक है, पिक्स वगैरह लेता है। तो यहाँ पर सिर्फ अपने वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इसको यूज कर रहा है ना।
कुछ भी इससे प्रोडक्शन किया उसने? कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर सिर्फ वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या फिर कह सकते हो सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने यूटिलिटी के लिए सिर्फ मोबाइल को यूज कर रहा है। जबकि वहीं पर जो बी पर्सन है उसने भी फोन उतने ही रुपए का लिया है। इसने क्या करना है, इसने ये बना रहा है उससे क्या, इससे ये डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है फोन की हेल्प से। दूसरा क्या कर रहा है, इसी से वो वीडियोस बना रहा है, ठीक है, रील्स बना रहा है ताकि इसकी वायरल हो जाए और उसको अर्निंग शुरू हो जाए। तो इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है अर्निंग, प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट मोटिव है इसका, यानी इसका काम है पैसा कमाना, और इसका काम है क्या, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से यूज करना। तो जहां एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जा रहा है उसे बोला जाएगा कंजप्शन, और जहां पर यूज किया जा रहा है प्रॉफिट के लिए उसे बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया? ओके। अब आ जाइए नेक्स्ट पर, इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड्स की दो चीजें आपने याद रखी, मैंने बोली, या तो वो यूज होता है कंजप्शन के लिए या फिर यूज होता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए। उसी तरीके से इंटरमीडिएट गुड्स का भी दो काम होते हैं, या तो ये यूज होता है रिसेलिंग पर्पस के लिए, या फिर ये होता है यूज फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है? कैसे? देखो, इंटरमीडिएट जो गुड है ना, वो क्या किया जाएगा पहले तो इसे रीसेल के लिए यूज करेंगे। जैसे एक डेयरी फार्मर है, ठीक है, वो उसकी जो भी क्या बोलते हैं, उसके पास में जितने भी गाय भैंस है उससे उसने 10 लीटर दूध लिया और जाके डेयरी शॉप में बेच दिया, है ना। तो डेयरी शॉप ने क्या किया, मान लो ये रोज का 10 लीटर देता है, 10 लीटर उसको बेच दिया इसने। तो अब डेयरी शॉप वाला क्या करेगा, इस 10 लीटर को वो लोगों को जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं उसको इंस्टॉलमेंट में एक एक किलो दे देगा, ठीक है, अपना कुछ प्रॉफिट इसमें से लेकर। तो ये तो उसने रीसेल कर दिया, पहला। दूसरा, फर्दर प्रोडक्शन क्या किया, मानो कि इस डेयरी फार्मर ने इस डेयरी शॉप को आकर 10 लीटर दे दिया। अब इसने क्या किया, देखो ये पूरी एक प्रोसेस बनाते हैं, इससे आप और अच्छे से समझ पाओगे। देखो, पहले डेयरी फार्मर था, डीएफ डेयरी फार्मर, ठीक है। डेयरी फार्मर ने क्या किया, डेयरी डेयरी शॉप वाले को दिया। डेयरी शॉप वाले ने फिर इसका क्या किया, इसको कन्वर्ट किया, इसने भी दे दिया किसी स्वीट शॉप में, डेयरी वाले ने, ठीक है, किसी स्वीट शॉप में दे दिया। उसने इसका निकाल के क्रीम वगैरह निकाल के इसका क्या बनाया, इसका बनाया क्या बोलते हैं, स्वीट्स कुछ बना दी इसने, ठीक है। और वो स्वीट उसने क्या करी कि स्वीट्स उसकी बन गई। अब उस स्वीट को उसने क्या करा कि बेच दिया किसी कंज्यूमर को, ठीक है। अब यहाँ पर मानो कि उसने 50 रुपए लीटर का दूध था, इसको 60 रुपए का दिया, इसने इसको स्वीट शॉप वाले को मानो 70 का दिया, और इसने मिठाई जो दी कंज्यूमर को वो मानो 100 रुपए किलो दी, ठीक है, बहुत सस्ती कर दी मैंने, हालांकि मिठाई बहुत महंगी है, बट 100 रुपए किलो कर दी, ठीक है। तो ये जो तीन एक्टिविटी हुई है ना, तीन, ये तीनों एक्टिविटी इंटरमीडिएट गुड बोली जाएंगी। क्योंकि इस जो 100, एक कंज्यूमर जो लेकर गया मिठाई का डब्बा 100 रुपए का, उसमें ये तीनों चीजें शामिल हैं, ठीक है, तीनों चीजें शामिल है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें 50, इसमें उसने और 10 लगाए, इसमें और 20 लगाए, ऐसे करके इसने बेनिफिट करके अपना इसमें बेच दिया, है ना। तो 100 रुपए जो है ये फाइनल गुड्स हो गया। तो इसे तो नेशनल इनकम में हम काउंट करते हैं, बट इंटरमीडिएट को काउंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगी। अगर आप ये 100 भी काउंट कर लोगे, फिर 50, 60, 70 भी काउंट कर लोगे, तो 2 बार काउंट हो जाएगी, तो मेजरमेंट सही निकल के नहीं आएगा इसका, ठीक है। और एक चीज यहाँ, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, या तो वो रिसेलिंग के यूज होता है या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। तो इंटरमीडिएट गुड क्या होता है कि प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं ना, विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है, विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। ओके। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, ये इनकी जो डिमांड होती है वो कैसी होती है, डिराइव डिमांड होती है। जिसका क्या मतलब है, डिराइव डिमांड का मतलब है कि अगर किसी को चाहिए होगा वो मिल्क, तो किसी को स्वीट बनानी है तब तो वो डिमांड करेगा, क्या बोलते हैं, मिल्क की,
ठीक है। तो क्या हुआ, इसकी ड्राइव हुई डिमांड, ये डायरेक्ट डिमांड नहीं हुई, इसकी ड्राइव डिमांड हुई है। ठीक है, ओके। अब आपका डिफरेंस और देख लेते हैं इन दोनों में। तो फाइनल गुड्स क्या है, या तो आपके कंजप्शन के लिए यूज हो रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है। और फाइनल गुड को नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम दोनों में काउंट किया जाता है। ठीक है, ये रेडी फॉर फाइनल यूज, यानी इसे हम सीधा कंज्यूम करने को रेडी हैं। और ये प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका होता है, कौन सा, फाइनल गुड। इंटरमीडिएट क्या होता है, या तो रिसेलिंग के लिए यूज होता है या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, अभी जस्ट बात करी है मैंने। ठीक है, इसमें इसको ना तो नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है ना ही डोमेस्टिक इनकम में। ठीक है, डीआई डोमेस्टिक इनकम, एनआई नेशनल इनकम। और ये रेडी टू यूज नहीं होता है, या तो वो रिसेल करने के लिए किया जा रहा होगा। ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट गुड से फर्दर आगे आपको कहीं बेचना है या उससे और अभी काम करना है। ठीक है, अभी पैसा और कमाना है इससे आपको, आप ये समझ सकते हो। इंटरमीडिएट गुड जो है आपका, वो आपका अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, यानी अभी ये आपको और इनकम जनरेट करके दे सकता है। तो आपने माना कि मिल्क लिया है, लेकिन मिल्क से अभी आपको बनाना है स्वीट, तो इसे आप क्या करोगे, स्वीट में कन्वर्ट करोगे फिर बेचोगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो ना प्रोडक्शन का, सॉरी गुड, जो भी आपने पर्टिकुलर कमोडिटी खरीदी है उसका। ठीक है, तो ये रेडी फॉर यूज नहीं होता है, और ये प्रोडक्शन बाउंड्री के इसीलिए अंदर होता है, अभी जो एग्जांपल दिया है ना वो। और जो इस बाउंड्री के बाहर निकल जाता है वो हो जाता है फाइनल गुड, और बाकी जो भी है वो अंदर है वो सब इंटरमीडिएट गुड। क्लियर, ओके। तो अब आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको रिवाइज करना है बहुत अच्छे से। और उसके बाद में कल जो शुरू हो नेशनल इनकम को फाइंड करने की, वो सारी हम चीजें देखेंगे। ओके, तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।